हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ 15 लिटरेरी टर्म्स। द फर्स्ट वन इज़ क्यासमस। क्यासमस जो है ये एक 2 पार्ट सेंटेंस होता है जिसमें सेकंड पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पार्ट की मिरर इमेज होता है। हालांकि जो सेकंड पार्ट है उसमें सेम वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते बट फिर भी वो मिरर्ड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ब्लैक मैन हैव नो राइट्स इन द आइज ऑफ द वाइट मैन, ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ऑफ कोर्स द वाइट्स कैन हैव नन इन द आइज ऑफ द ब्लैक्स, और ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसका मतलब समझेंगे। अगर वाइट मैन की नज़रों में ब्लैक मैन के कोई राइट्स नहीं हैं तो ऑफ कोर्स जो वाइट्स हैं वो भी ब्लैक मैन की नज़रों में कुछ भी नहीं है। सिंक्वेन इज़ अ 5 लाइन पैटर्न, एक ऐसा स्टैंजा जिसमें 5 लाइन्स होती हैं और उनका जो सिलेबिक पैटर्न होता है वो है 2 8 6 4 2। मीन्स फर्स्ट लाइन में 2 सिलेबल्स होंगे, सेकेंड लाइन में 8 सिलेबल्स होंगे, थर्ड लाइन में 6 सिलेबल्स होंगे, फोर्थ लाइन में 4 सिलेबल्स होंगे एंड फिफ्थ लाइन में 2 सिलेबल्स होंगे। फर्स्ट लाइन में वर्ड होगा एक जो कि पोएम के सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। सेकेंड लाइन में 2 वर्ड्स होंगे जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड लाइन में 3 वर्ड्स होंगे जो कि उस सब्जेक्ट के एक्शन वर्ड्स के बारे में बताएंगे। फोर्थ लाइन में 4 वर्ड्स होंगे जो उस सब्जेक्ट की फीलिंग्स के बारे में बताएंगे। फिफ्थ लाइन में एक ही वर्ड होगा जो उस सब्जेक्ट का सिनोनिम होगा। अब इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट लाइन में वर्ड है फ्लावर्स। सेकेंड लाइन में जो वर्ड है वो है कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट। अब ये जो क्वालिटीज बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं फ्लावर्स को। थर्ड वर्ड इज स्वेइंग, ग्रोइंग, ब्लूमिंग। अब ये 3 वर्ड्स जो हैं एक्शन वर्ड्स हैं अबाउट द फ्लावर। एंड फोर्थ वन इज इट रिफ्रेशेस द माइंड। अब ये फीलिंग बता रहे हैं कि हम क्या फील करते हैं फ्लावर्स के बारे में। लास्ट वर्ड में है एक वर्ड जो कि है सिनोनिम, दैट इज ब्लॉसम्स। कैरेक्टराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑथर्स जो हैं कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। ये 2 तरह की है। फर्स्ट इज डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकंड इज इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि ऑथर जो है वो हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताता है, और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होगा कि रीडर्स जो हैं अपनी रीडिंग से परसीव करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो कैसा है। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, दैट इज फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एक्शन, एटीट्यूड, इनर थॉट्स, रिएक्शन, स्पीच। मतलब कि हम एक कैरेक्टर को कैसे पहचान सकते हैं। फर्स्ट इज उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन से, जो ऑथर है वो हमें उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएगा। या ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ये 5 मेथड्स जो हैं यूज़ किए होंगे, कोई भी एक मेथड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि उसमें कैरेक्टराइजेशन जो है किस तरह की कैरेक्टराइजेशन है। सो द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डिस्क्रिप्शन। किसी भी कैरेक्टराइज को फिजिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ऐसा है ये कैरेक्टर, मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है ना। तो सेकंड वन इज एक्शन। उसके एक्शंस से हम उसके बारे में पहचानेंगे, उसकी एटीट्यूड से हम उसके बारे में पहचानेंगे। देन वी हैव इनर थॉट्स। उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के इनर थॉट्स से हम पहचानेंगे कि कैसा है पर्टिकुलर कैरेक्टर, रिएक्शन कैसे हैं उसकी स्पीच कैसी है। तो ये 5 मेथड्स हैं कैरेक्टराइजेशन से जिनसे हमको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसा है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, एज पेयर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टराइजेशन। क्लाइमैक्स जो है इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट टेंशन का पॉइंट। एक स्टोरी में जो मेन मतलब कह सकते हैं इवेंट है, मेन जो इंसिडेंट है उसको हम क्लाइमैक्स बोलेंगे, जिसमें कि हम मेन कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं और अल्टीमेटली वो सॉल्व आउट हो जाता है, और इसको हम कभी कभी क्राइसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट। इन लिटरेचर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सेंट्रल स्ट्रगल बिटवीन कैरेक्टर और कंपीटिंग फोर्सेस सच एज मैन अगेंस्ट नेचर, मैन अगेंस्ट सोसाइटी और मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की 2 टाइप्स हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि 2 ऑपोजिट इमोशंस हैं। There are 2 types of conflict, internal conflict, external conflict. Internal conflict means psychological conflict, कि
टू ऑपोजिट इमोशंस हैं, टू गुड एंड बैड, एक पर्सन के अंदर टू मतलब इमोशंस चल रही हैं कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट, सो वो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जैसे हैमलेट में उसकी खुद की जो स्टेट ऑफ माइंड होती है अबाउट हिज फादर्स मर्डर, उसके फादर के मर्डर के बारे में जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको हम साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एक कैरेक्टर जो कि स्ट्रगल कर रहा है किसी आउटसाइड फोर्स के साथ, ठीक है, जैसे जो उसकी प्रोग्रेस को हैम्पर करता है, जो उसकी प्रोग्रेस को रोक देता है। जैसे मैकबेथ किल्ड किंग डंकन टू गेन द थ्रोन, मैकबेथ ने डंकन को किंग को है मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि एज पर द प्रोफेसी अगर वो किंग डंकन को नहीं मारता तो वो किंग नहीं बन पाता, ठीक है। प्रोफेसी में क्या बताया था थ्री विचेस ने कि वो किंग बनेगा, तो अगर वो उस किंग डंकन को नहीं मारता तो वो किंग बन ही ना पाता। सो उसका ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। मैकबेथ का एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट था विद किंग डंकन। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सोनेंट्स। जब हम कोई लाइन पढ़ रहे हैं जिसमें रेपिटेशन हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। ट्रैफिक फिगर्स ऑन February 5 टू बी टफ। अब इसमें आप नोट करोगे कि साउंड ऑफ फ इज रिपीटेड, ट्रैफिक में फ की साउंड, फिगर्स में फ की साउंड, February 5 टू बी टफ, ये सारी फ की साउंड जो है रिपीट हो रही है एंड फ इज अ कॉन्सोनेंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कपलेट क्या होता है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव लाइंस जिसको हम बोलेंगे पोएट्री में, उसको हम कपलेट बोलते हैं। दैट फॉर्म अ कंप्लीट थॉट यूजुअली हैविंग द सेम मीटर। सो दिस इज व्हाट इज कपलेट। डिक्शन इज जैसे कि कोई ऑथर है वो कैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, उसके चॉइस क्या है वर्ड्स में, फ्रेजेस में, स्पीच में, राइटिंग में, तो जो भी चॉइस ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसको हम डिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई यंग कैरेक्टर है तो वो स्लैंग यूज़ कर सकता है, जो कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उसकी वोकेबलरी में जो वर्ड्स होंगे वो वैसे वर्ड्स यूज़ करेगा। सो दिस वे जो भी हम जैसे भी हमारी जो डिक्शनरी में जैसे जिस तरीके के वर्ड्स हैं उसको हम डिक्शन बोलेंगे। Entendre is a French word which means to hear, to understand or to mean। किसी चीज़ को सुनना, समझना और उसका मतलब निकालना। तो डबल एंटोंड्रे मीन्स क्या होगा? किसी चीज़ के दो मतलब निकल रहे हैं, है ना, उसको हम डबल एंटोंड्रे बोलेंगे। तो जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसके दो मतलब निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना कि एक फर्स्ट जो मतलब होगा वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऑब्वियस होगा, लेकिन जो दूसरा मतलब होगा वो सेक्सुअली सजेस्टिव हो सकता है, वो ऑफेंसिव हो सकता है इन नेचर। सो इसको हम बोलेंगे डबल एंटोंड्रे। आप सब में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखते होंगे, एंड अगर आप वो देखते होंगे तो आपको इस डबल एंटोंड्रे की डेफिनेशन को सुनने के बाद उसके शो की याद ज़रूर आई होगी। तो उसमें जो भी बातें होती हैं डबल मीनिंग होती हैं, है ना, तो उसको हम कहेंगे डबल एंटोंड्रे। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है कि कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कैरेक्टर्स को नहीं पता लेकिन जो ऑडियंस है उसको पता है। जैसे हम कई बार हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो टीवी देखते समय हमें पता होता है कि जो एक किलर है जो घर में घूम रहा है ना, अ किलर इज प्रॉलिंग अराउंड द हाउस, बट एट द सेम टाइम उस मूवी में जो कैरेक्टर्स होंगे उनको उस किलर के बारे में नहीं पता होता। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी वेयर ऑडियंस नोज समथिंग बट कैरेक्टर्स डोंट। नेक्स्ट वी हैव एलेजी, लेमेंटिंग सॉन्ग या लेमेंटिंग पोएम जो कि डिसीज्ड पर्सन के ऑनर में गाया जाए या लिखा जाए, उसको हम बोलेंगे एलेजी। Ellipsis, it's a punctuation mark. It's used to indicate some excluded wording within a phrase or paragraph, or used to indicate a pause in a speech. Ellipsis जो है 3 dots के साथ हम इसको लिखते हैं। First one, when we use it for omitting details, तो हम कैसे use करेंगे? Like for example, after school I went to her house which was a few blocks away and then came home. अब इसी information को हम इसी सेंटेंस को हम यूज़ करेंगे विद एलिप्सिस। आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस एंड देन केम होम। इसमें हमने एलिप्सिस जब यूज़ किए तो हमने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उसको ओमिट कर दिया, मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हमने हटा दिया, तो उसकी जगह पर हमने एलिप्सिस को यूज़ किया। एज अ पोज जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, शी ओपन द डोर एंड सॉ अ केक। Next we have enjambment, which is a French word which means a striding over. Means हम एक ऐसी line of words पढ़ रहे हैं, means हम एक line से जब दूसरी line में जा रहे हैं,
पढ़ते पढ़ते जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हैं, कोई उसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जो फ्रेज है वो कंटिन्यू है टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी नेचुरल पोज। रीडर जो है वो स्मूथली एंड स्विफ्टली विदाउट एनी इंटरप्शन वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, उसको हम बोलेंगे एंजैममेंट। एपिग्राम को मैं सिंपली आपको बोलूँगी एक ऐसी बात जिसको हम कहते हैं, जैसे हम कभी कभी कहते हैं छोटी बात लेकिन मोटी बात, या फिर हिंदी का एक मुहावरा यूज़ करूँ गागर में सागर, कि छोटी बात में बहुत कुछ कह जाना, उसको हम एपिग्राम कहते हैं। जिसमें कि कोई इंसाइटफुल स्टेटमेंट होती है, जैसे कि जिसमें कोई विटी थॉट हो, पैराडॉक्सिकल या फनी वे में कुछ बात कहना, उसको हम बोलेंगे एपिग्राम। एक्सपीरियंस इज द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक्स। कभी हम मिस्टेक्स करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इससे एक्सपीरियंस मिला कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। सो people soften their mistakes by claiming to learn from the experience. The last one we have is epilogue. Epilogue basically होता है एक concluding section, किसी literary work का जो concluding section होता है उसको हम बोलते हैं epilogue। जैसे कि विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है द टेम्पेस्ट, उसमें प्रोस्पेरो नाम का एक प्रोटैगोनिस्ट होता है जो कि लास्ट में जब उसका ये जो प्ले ख़त्म होता है तो लास्ट में वो एक स्पीच डिलीवर करता है जिसमें वो ऑडियंस को एड्रेस करता है, उनको बोलता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना, और स्टेज को वो फिर वो रिलीज़ करता है with their applause. So this is the example of epilogue.